हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कनेक्शन बिटवीन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड थ्योरीज। तो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन का मतलब है क्लासरूम में जो टीचिंग होती है उसमें लर्निंग थ्योरीज या बहुत सारी जो प्रिंसिपल्स हैं टीचिंग के वो कैसे काम करते हैं या कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि लिंकिंग बिटवीन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, क्लासरूम में जो अनुदेशन हो रहा है, जो शिक्षण हो रहा है, उसका लिंकिंग किसके, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड थ्योरीज। थ्योरीज किस तरह का थ्योरी, लर्निंग थ्योरी और प्रिंसिपल्स को कैसे ये दोनों मिलकर स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। ये हेल्प करते स्टूडेंट को कुछ रियल लाइफ सिनेरियो के साथ जोड़ने में, कुछ वास्तविक जीवन के पहलुओं को प्रस्तुत करने में मदद करते हैं, जहाँ पर बच्चे अपने या स्टूडेंट्स अपने क्या कर सकते हैं, नॉलेज को, ज्ञान को, स्किल्स को और थ्योरी जो सिद्धांत हैं और अपने अनुभवों को एक जोड़ सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये क्लासरूम इंस्ट्रक्शन और थ्योरीज की मदद से ये वास्तविक का जो सिद्धांत, निर्देश और सिद्धांत के बीच जुड़ाव जो है वो छात्रों को वास्तविक जीवन के कुछ पहलुओं के साथ जुड़ने में मदद करता है और उससे जुड़कर वो अपने ज्ञान, कौशल, सिद्धांतों और अनुभवों को लागू और एकीकृत कर सकते हैं। लागू करना और एकीकृत करना मतलब ज्ञान, अनुभव, स्किल्स, दक्षता, ज्ञान, अनुभव, स्किल सबको एक दूसरे से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लर्निंग थ्योरी को समझकर अगर टीचर क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन देता है तो वो सब तरह के बच्चों को एक साथ लेकर चल सकता है। हम जानते हैं कि आज की शिक्षा जो है समावेशी शिक्षा है, जिसमें सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। जो बच्चे लर्निंग में जिनको दिक्कत है और जो जीनियस हैं, सब बच्चे एक साथ एक ही क्लासरूम में स्टडी करते हैं, जिसे हम समावेशी या इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो हर बच्चों में अंतर होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो लर्निंग थ्योरी को समझकर टीचर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं, उनकी जब बच्चों की विभिन्न जरूरतों को के हिसाब से अपनी शिक्षण शैलियों को बदल सकते हैं। तो टीचर क्या कर सकता है, यहाँ फोकस ऑन डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, बच्चों का जो डिफरेंट स्टूडेंट हैं उनका लर्निंग एंड फोकस ऑन डिफरेंट लर्निंग टू बेटर टू से टीचिंग स्टाइल। हर बच्चे के लिए उसकी ज़रूरत के हिसाब से टीचिंग स्टाइल को अपना सकते हैं और लर्निंग स्टाइल को, हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लर्निंग स्टाइल को लेके चलें कि हर बच्चे का अपना तरीका है जिससे वो सीखता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल तक पहुँचने के लिए टीचर क्या कर सकते हैं, लर्निंग थ्योरीज को जानकर वो अपने शिक्षण का, ऐसे शिक्षण का तरीकों को अपनाते हैं, शिक्षण का निर्माण करते हैं जो कि बच्चों की जरूरत और योग्यताओं के अनुकूल होता है। मतलब हर तरह के बच्चों को वो को टारगेट करता है शिक्षक का शिक्षण। तो सब तरह के बच्चों को लेकर चलने के में मदद करता है लर्निंग थ्योरी का ज्ञान, इसलिए दोनों का लिंकिंग जरूरी है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसका मेन एम क्या है, उसका मेन मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब स्टूडेंट जो है उसका समग्र विकास हो। तो एक सक्सेसफुल टीचर कौन होगा और उसकी सक्सेसफुल टीचिंग कब होगी, ये तब होगी जब टीचर को ये पता होगा कि कैसे बच्चा सीखता है और किस मेथड से वो बच्चे को सिखाएं कि वो ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से सीख पाए, ज़्यादा प्रभावी ढंग से सीख पाए। ज़्यादा इफेक्टिवली बच्चे को सिखाने के लिए टीचर को जानना होता है कि किस मेथड से बच्चे को पढ़ाया जाए, क्योंकि हर बच्चा दूसरे से अलग होता है, हर बच्चा अपने आप में अनूठा होता है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता को हैंडल करने के लिए टीचर को बच्चों को जानना जरूरी होता है और उनके लर्निंग थ्योरी के आधार पर डिफरेंट बच्चों को किस तरह से सिखाना है, उनकी एबिलिटी अलग अलग होने से टीचर उनको हैंडल कर पाता है। तो ये टीचिंग का जो नीति है, जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति जो बनाई जाती है, वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो पहले तो हम कुछ सिद्धांत देखेंगे जो कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में इन सिद्धांतों पर ध्यान देना जरूरी है और इन सिद्धांतों के आधार पर ही जब क्लासरूम का अनुदेशन होगा, वर्ग शिक्षण होगा,
तो इससे क्या होगा कि टीचर और लर्नर दोनों का व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकेगा, स्टूडेंट को सिखाया जा सकेगा सही तरीके से, तो उनका व्यवहार नियंत्रित होगा और टीचर विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर बच्चों को सिखाएंगे। तो इसलिए विभिन्न तरह के सिद्धांत और लर्निंग थ्योरीज का कनेक्शन क्लासरूम टीचिंग में जरूरी है। तो क्लासरूम में जब भी टीचिंग होता है तो उसको किस तरह से जीवन की घटनाओं से जोड़कर सिखाना चाहिए ताकि बच्चे उसको रिलेट कर सकें और आसानी से सीख सकें। तो सीखने में, लर्निंग में ऑथेंटिसिटी या प्रामाणिकता पैदा करने के लिए बच्चे को क्या करना है कि सबसे पहले टॉपिक से परिचित कराना है, फेमिलियर करना है टॉपिक से। और दूसरा क्या करना है कि फेमिलियर करने के लिए क्या है, बच्चों के पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना है। ये हम सब सिद्धांत आगे चलकर देखेंगे। टू कनेक्ट चिल्ड्रंस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विद देयर ओन एक्सपीरियंस, मतलब बच्चों का जो समझ है किसी भी विषय को या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का जो अंडरस्टैंडिंग या समझ जो है वो उसको अपने अनुभव से जोड़ना, उनके अपने बच्चों के अपने अनुभव से जोड़कर, ताकि वो बच्चे खुद एक्सपीरियंस करके सीख पाएं। टू डेवलप चिल्ड्रंस इंसाइट इनटू द फंक्शनिंग ऑफ सेवरल थिंग्स, और अपने वातावरण में चारों ओर कई चीजों को, कई तरह के कामकाज को बच्चे देखें और उनको देखकर उनको समझने की उसमें सूझ पैदा हो या अंतर्दृष्टि पैदा हो, इंसाइट पैदा हो, इसका विकास करना। तो कक्षा शिक्षण को जीवन की घटना से जोड़ने के लिए 3 चीज करना है। पहला है कि उनको टॉपिक से फेमिलियर कराना है, विषय किस विषय को पढ़ना है, उससे क्या पढ़ना है, इससे परिचित कराना। फिर उनका जो किसी भी कॉन्सेप्ट के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है उसे वो अपने अनुभव से समझें। तीसरा है कि बच्चों का में अंतर्दृष्टि का विकास करना ताकि वो अपने वातावरण या अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखकर और समझ पाएं या उससे अपनी लर्निंग को जोड़ पाएं। तो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो कि लर्निंग के सिद्धांत हैं टीचिंग में, जो कि प्रिंसिपल हैं टीचिंग के, जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो लर्निंग, पहला है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, इसका मतलब है गतिविधि जिसमें क्रिया हो, क्रिया सक्रिय हो बच्चे, एक्टिविटी। तो लर्निंग बहुत बिकम्स एक्टिव एंड इजी अगर बच्चों को अधिगम और टीचिंग लर्निंग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए, सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए तो लर्निंग बहुत सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, आसान हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो करके सीखते हैं जब कुछ चीज, तो उनकी लर्निंग ज़्यादा गहरी होती है और उनकी समझ भी बढ़ती है। वो कोई भी चीज़ जब खुद से करके सीखते हैं तो उन्हें वो चीज़ ज़्यादा समझ आती है। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चों की लर्निंग को लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट बाय पुटिंग देयर हेड्स एंड हैंड टुगेदर, मतलब कि उन्हें हाथ, मतलब क्रिया भी करना हो और दिमाग से भी, मतलब हाथ और दिमाग दोनों को एक साथ काम करने के लिए टीचर को चाहिए कि उन्हें ये सुविधा दे कि वो हैंड और हेड का कोऑर्डिनेशन करे, मतलब एक्टिविटी बेस्ड का सिखाना हो। कोई भी पढ़ाई करानी हो तो उसमें क्रिया हो जिससे कि बच्चे खुद करके सीखे, कुछ बना के सीखे, कुछ ड्रॉ करके सीखें। तो इसमें एक्टिविटी पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो टीचिंग का पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ एक्चुअल लाइफ। लर्निंग कब ज़्यादा अच्छा होगा तो जब वो लाइफ पर डिपेंडेंट होगा, मतलब जीवन में जो चल रहा है, जीवन से जुड़ा होगा। तो जो चीज़ें जीवन से जुड़ी चीज़ें जब वो सीखते हैं तो वो उसका उपयोग शिक्षार्थी अपने जीवन में भी कर सकते हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे को लर्निंग को अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों से उन्हें सिखाना चाहिए। जो चीज़ वो देख रहे हैं, जो चीज़ वो अनुभव कर रहे हैं, जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं, वैसी चीज़ों की मदद से, उस घटनाओं की मदद से, उन वस्तुओं की मदद से उनको सिखाना चाहिए। तो एक्चुअल लाइफ से जोड़कर, जैसे अगर सिखाना है कि स्टीम से ऊपर उठता है, बर्तन उठता है, या स्टीम का पावर बता रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो उसमें बच्चों को ये दिखाना चाहिए कि किस तरह से अगर पानी को बहुत खौलाया जाता है तो उसके ऊपर का ढक्कन ऊपर उठने लगता है, या फिर
कोई भी चीज खुद से करके बच्चे देखें, तो ये उनको प्रयोग करके या उन्हें वास्तविक जीवन में वो चीजें हो रही हैं कि नहीं, ये चीज दिखाना चाहिए। अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि लचीलेपन का सिद्धांत का मतलब हुआ कि टीचर को जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसी पर रिजिड नहीं होना चाहिए और उसी को पढ़ाकर अपना काम खत्म या कोर्स कंप्लीट नहीं करना चाहिए। मतलब जो पढ़ाना है वो बच्चों की समझ के हिसाब से हो। कोई बच्चे क्लास में कमजोर होते हैं, कोई तेज होते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बच्चों की रुचियां अलग अलग होती है, तो रुचियों के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। अब और जो एनवायरनमेंट है, जो सर्कमस्टांसेस है, उसके हिसाब से पढ़ाना चाहिए। जैसे टीचिंग में अभी हमने देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी कोरोना के टाइम में बहुत दिखा कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, बाहर निकलना मना था, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ही थी कि ऑनलाइन लर्निंग शुरू हो गई, बच्चों को फिर सिखाया जाने लगा, ऑनलाइन पढ़ाई कराने लगी। और यहाँ पर अगला फिर है प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड। तो जो पहला है कि वातावरण और परिस्थिति जो हो उसके हिसाब से लर्निंग और टीचिंग को अरेंज करना चाहिए कि बच्चों को जिस तरह की सुविधा हो। बहुत गर्मी हो रही है तो ये नहीं कि अब नियम है तो पढ़ाना ही है, नहीं, उस समय बच्चों को छुट्टी दे देनी चाहिए। मौसम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से जो टीचिंग होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट सेंटर्डनेस। इसमें बच्चों की आवश्यकता, उनकी रुचि, उनकी योग्यता और उनके आकांक्षाओं के हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। अब हर बच्चे को अगर एक ही लेवल का टीचिंग किया जाए तो क्लास में कुछ कमजोर बच्चे भी होते हैं, ज्यादातर एवरेज बच्चे होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, कुछ अबव एवरेज होते हैं। अब सबको एक ही तरह से पढ़ाया जाएगा तो सब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एक नहीं होगी, सब लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए बच्चों के हिसाब से जो बच्चा कमजोर है उस पर टीचर को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो तेज बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा हायर लेवल का पढ़ाई होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए। तो टीचिंग बच्चों के हिसाब से शिक्षण होना चाहिए, मतलब बच्चों को केंद्रित करके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिक्षण होना चाहिए, उनकी योग्यता के हिसाब से। फिर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस। ये सारे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर टीचिंग होनी चाहिए। तो पास्ट एक्सपीरियंस और जो भी पहले का नॉलेज है उससे बच्चों को नए नॉलेज को जोड़ना चाहिए। इसीलिए हम लोग जब भी पढ़ाने की बात करते हैं तो पहले हम बच्चों का एंट्री बिहेवियर देखते हैं। एंट्री बिहेवियर का मतलब होता है उनका पूर्व ज्ञान, वो कहाँ तक जानते हैं, उसके बाद हमें आगे पढ़ाने की बात सोचनी चाहिए। ये नहीं कि हम सीधे अब हाई लेवल की चीज पढ़ाएं, पहले हम ये जानें कि बच्चों को कहाँ तक पता है। उसके बाद अगर उन्हें जोड़ना घटाना आता है तभी हम उन्हें मल्टीप्लिकेशन या गुणा सिखाएंगे। ये नहीं कि जोड़ना घटाना आता नहीं सीधे गुणा सिखाने लगेंगे। तो इसलिए कोई भी चीज को ऐसा सिखाना है कि जो उनके प्रीवियस नॉलेज से जुड़ा हो। तो टीचर को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग, जो ज्ञान है उसका उपयोग करके उन्हें आगे का ज्ञान देने में सहूलियत हो, उससे जोड़कर पढ़ाना चाहिए। पूर्व ज्ञान को जानकर फिर आगे का ज्ञान देना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर आता है, लोकतंत्र का सिद्धांत का मतलब है कि सभी स्टूडेंट को मौका दिया जाना चाहिए। टीचर को कोई खास स्टूडेंट या तेज बच्चों के प्रति ही सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट देना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में। और क्लास में हर बच्चे को पूछने का अधिकार होना चाहिए, हर बच्चे को प्रश्न करने का अधिकार होना चाहिए। नहीं समझ में आने पर टीचर से पूछने का भी उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो इस क्लास में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। कोई बच्चे को यह ना लगे कि मैं पीछे छूट गया हूँ, किसी भी बच्चे को, मतलब सब बच्चे समान रूप से आगे बढ़ें, इसके लिए टीचर को डेमोक्रेटिक वातावरण बनाना चाहिए क्लास में। तो ये उसके बाद होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये क्या होता है, व्यक्तिगत विभेदों का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभेद या भेद भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हर व्यक्ति जो है दूसरे से योग्यता में, क्षमता में, रुचि में, महत्वाकांक्षा में, दृष्टिकोण में, एटीट्यूड, अचीवमेंट, एस्पिरेशन, सब चीज में अलग होता है। यहाँ तक कि शारीरिक बनावट भी हर बच्चों की अलग होती है। मानसिक योग्यता भी हर बच्चों की अलग होती है। हर बच्चे की सोच अलग होती है। हर बच्चे का संवेग, इमोशनल जो
स्टेटस होता है वो भी हर बच्चे का अलग अलग होता है। कोई बच्चे तुरंत दुखी हो जाते हैं, कोई बच्चे स्ट्रांग होते हैं, कोई बच्चे हंसकर सब बात टालते हैं। तो सब तरह के बच्चे एक ही क्लास में होते हैं। कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ गिफ्टेड होते हैं जो कि जीनियस होते हैं। तो यहाँ पर टीचिंग को किस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि हर बच्चे के हिसाब से वो शिक्षण हो, मतलब हर बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। इसलिए कक्षा में शिक्षण जो होना चाहिए वो लाइफ इंसिडेंट से जुड़ा होना चाहिए, जीवन से जुड़ा होना चाहिए, बच्चों से जुड़ा होना चाहिए, बच्चों की योग्यताओं से जुड़ा होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता से भी जुड़ा होना चाहिए। तो ये जो लर्निंग उसके बाद अब ये तो हो गया कि सिद्धांत हो गया कि शिक्षण किस तरह से होना चाहिए। अब हमें कुछ लर्निंग थ्योरीज को जान लेना है जो कि क्लासरूम टीचिंग को अफेक्ट करता है। तो एक लर्निंग थ्योरी अगर शिक्षक को समझ में आए, अगर शिक्षक सीखने के सिद्धांतों को समझकर क्लास में आता है तो यह शिक्षक को बच्चों को मदद कर हर तरह के बच्चों को समझने में और शिक्षा में जोड़ने में मदद करता है। तो बच्चे को टीचर को क्या कर सकता है, अगर वो लर्निंग थ्योरीज का ज्ञान है तो टीचर कैन फोकस ऑन डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। अब उस सभी लर्निंग थ्योरी को जानने के बाद टीचर डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल से डिफरेंट स्टूडेंट को हैंडल कर सकता है, पढ़ा सकते हैं, विभिन्न छात्रों के लिए विभिन्न शैलियाँ चुन सकते हैं और ऐसा टीचिंग क्रिएट कर सकते हैं जो छात्र की जरूरतों के अनुसार हो, उनकी योग्यता के आधार पर हो। क्योंकि हमने देखा कि हर बच्चे की योग्यता अलग है, हर बच्चे की आवश्यकता भी अलग होती है। तो हर बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण के लिए लर्निंग थ्योरीज को जानना जरूरी है। तो अब हम कुछ लर्निंग थ्योरीज को जानते हैं जिनके आधार पर टीचर अपने शिक्षण को क्लासरूम में आधारित कर सकता है। तो थ्योरीज एंड लर्निंग हमने देखा। तो पहला सिद्धांत है रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। यह थ्योरी क्या मानता है, टीचर को ये जानना होगा कि यहाँ ये समझना है कि कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी है जो कि बताता है कि स्टूडेंट्स अपना अनुभव या अपना ज्ञान को बनाते हैं खुद से, अपने अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ और अपना ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं। कैसे, वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, चीज़ों का अनुभव करके और उन अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हैं, मतलब वो अपने जो भी अनुभव करते हैं उसको फिर वो रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं और उसको प्रेजेंट करके अपना ज्ञान वो बनाते हैं। तो जैसे कि अपने से अनुभव किया, ये हम अनुभव कर सकते हैं कि कोई चीज को, बर्फ को छुआ तो बच्चे को ठंडा लगा, तो ये चीज को वो उसको अनुभव हुआ कि वो बर्फ को छूने से ठंडा लगता है, आग को छूने से जलता है। तो वो अपना ज्ञान अर्जित कर लिया कि ये चीज ठंडी होती है तो वो गर्म होती है, वहाँ जलने का खतरा है, यहाँ ठंडा लग रहा है। तो ये सारा इस तरह का जो है ना, वो अपना अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज कैसे बनाएगा, तो एक्सपीरियंस किया, उसको टच करके देखा या उसको कोई तो ये एक्सपीरियंस को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म यह जो थ्योरी है, वो रचनावाद बताता है कि बच्चे जो हैं सो केवल इंफॉर्मेशन टीचर दे रहा है और सुनकर अपना ज्ञान निर्माण करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है कि बच्चे खुद से अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं। कैसे निर्माण करते हैं, तो जैसे दुनिया को वो अनुभव करते हैं और उस अनुभव को जो भी वो देखते हैं, सुनते हैं और उस पर जो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो उसमें वो अपने ज्ञान का प्रतिनिधित्व, वो अपने दे बिल्ड देयर रिप्रेजेंटेशन, वो अपना जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों के सामने बताते हैं और कुछ नया इंफॉर्मेशन पहले से जो उनके मन ज्ञान है उसमें कुछ जोड़कर नया ज्ञान शामिल, मतलब नया ज्ञान या नई जानकारी प्रस्तुत करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने वो केवल सूचना का ग्रहण नहीं करते बल्कि अपने अनुभव से नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। और वो नया ज्ञान कैसे निर्माण करते हैं, तो अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर। तो स्टूडेंट अपना नॉलेज कैसे निर्माण करता है, तो वो अपने इंटरेक्शन करता है अपने वातावरण से, अपने पर्यावरण के साथ या लोगों के साथ बात करके वो नया ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें दो तरह के सिद्धांत हैं रचनावादी में, कंस्ट्रक्टिविज्म में, कि नॉलेज क्या होता है। पहला है कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है छात्र के द्वारा, छात्र खुद से अपना ज्ञान
निर्माण करता है, और वो एनवायरनमेंट से रिसीव नहीं करता है बल्कि एनवायरनमेंट से देखकर वो नया अपने पूर्व ज्ञान के साथ उसको जोड़ के नया ज्ञान तैयार करता है, नया ज्ञान निर्माण करता है। तो वो क्या है कि जान दुनिया का क्या है, कमिंग टू नो इज ए process of adaptation based on constantly modified by student experience of वर्ड। वो क्या करता है कि अडाप्ट करता है, छात्र अपने अनुभव के आधार पर और एक्सपीरियंस को, वर्ल्ड को वो अनुभव करता है, उससे वो कुछ नया ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये जानता है या सीखता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या सिद्धांत है, जब बताता है कि जहाँ छात्र टीचर के द्वारा छात्र को सुविधा दी जाती है और उसे बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, ताकि वो अपना ज्ञान का निर्माण कर सकें, स्वयं के लिए स्वयं का सिद्धांत वो तैयार कर सकें। तो बहुत तरह की शिक्षक उन्हें हेल्प करते हैं ताकि वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सके, उसके लिए शिक्षक उन्हें बहुत तरह के एड्स देते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर का रोल होता है स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स इन देयर एफर्ट टू लर्न विदाउट डायरेक्टली इंस्ट्रक्टिंग देम ऑन ए न्यू कॉन्सेप्ट। यहाँ पर टीचर इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है डायरेक्ट कि ऐसे करो वैसे करो, बल्कि क्या कर रहा है कि बहुत तरह के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत तरह के मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि उनको छात्रों को बहुत सारे मटेरियल्स दे रहे हैं, अधिक से अधिक सामान मटेरियल्स प्रेजेंट कर रहे हैं, और ताकि और एक्सपीरियंस पैदा कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से। शिक्षक उन्हें सुविधा प्रदान कर रहे हैं, सामग्री और घटनाओं को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हेर फेर कर रहे हैं, ताकि छात्र अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। मतलब यहाँ पर टीचर का रोल क्या है कि वो फैसिलिटेटर है, बहुत तरह के मीडिया, बहुत सारे मीडियम से उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए वातावरण में बहुत सारी चीजें प्रस्तुत की जा रही हैं और उनको उलटफेर किया जा रहा है, ताकि छात्र सक्रिय रूप से उसमें शामिल होकर अपने वातावरण से ज्ञान प्राप्त कर सकें, तो वो अपना लर्निंग एड बना सके। शिक्षक इस स्वयं के लिए शिक्षण देयर बाय गेनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज नॉट अबाउट कंस्ट्रक्टिंग एक्सपीरियंस। मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो प्रिंसिपल है वो कह रहा है कि छात्र खुद से अनुभव प्राप्त करके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर टीचर क्या है कि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है डायरेक्टली। टीचर का रोल यहाँ पर है कि वो फैसिलिटेटर है, वो पीछे से खाली लर्निंग एड उनको दे रहा है और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है कि इसको ऐसे करो वैसे करो, और बच्चों को हेल्प कर रहा है, जो भी अमूर्त कॉन्सेप्ट है उसको स्टूडेंट को सीखने में मदद कर रहा है। तो इसके लिए शिक्षण सहायता शिक्षक जो है वो एड्स दे रहा है, लर्निंग एड्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि बच्चे अपना ज्ञान अमूर्त कॉन्सेप्ट को, वो धारणा को बनाने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो फैसिलिटेटर है, वो लर्नर को हेल्प कर रहा है और शिक्षण सामग्री का निर्माण कर रहा है, उसके वातावरण में चारों तरफ उस तरह की चीज़ों का निर्माण कर रहा है, और बच्चों को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है कि तुम ये करो वो करो, और बच्चे उस वातावरण में रहकर सीख रहे हैं। जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का एक्टिविटी का उदाहरण है कि उसमें क्या किया कि टीचर ने अलाउ किया कि स्टूडेंट्स एक दूसरे को पढ़ाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को छात्र पढ़ा रहे हैं और टीचर का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कैसे पढ़ाओगे क्या पढ़ाओगे। अब यहाँ पर क्या है कि जो लर्नर है अपना क्वेश्चन खुद बना रहे हैं और उसका आंसर भी वो खुद ढूंढ रहे हैं, स्वयं प्रश्न। दो टीचर पेयर ऑफ स्टूडेंट एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा आंसर दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि वो आंसर जो दे रहा है वो ऑब्जर्वेशन अपने चारों ओर देख रहा है, या फिर आंसर खोज के ला रहा है, रिसर्च से, प्रत्यक्ष अवलोकन से या अनुसंधान करके बता रहा है। तो वो फिर क्या करता है, सवाल को जवाब देने के लिए फिर वो अपने वातावरण से एविडेंस ढूंढकर बता रहा है। तो यहाँ पर टीचर सब चीज इकट्ठा है। अब बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं और दूसरा आपस में, और दूसरा बच्चा आंसर दे रहा है, तो अपने चारों ओर जो एनवायरनमेंट है वहां से एविडेंस लाकर आंसर दे रहा है, अपने सबूत को पेश कर रहा है। फिर है कंस्ट्रक्ट, तो इसे हम रचनावाद कहते हैं।
कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी जो है ना, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ पर टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में सारी सामग्री को उपलब्ध कराता है और बच्चों को मौका देता है कि बच्चे आपस में प्रश्न पूछें और एक दूसरे से सीखें। तो इसमें टीचर केवल फैसिलिटेटर हो गया। तो यह सिद्धांत बताता है कि लर्नर को नॉलेज अपने से कंस्ट्रक्ट करना है और उसी ये नहीं कि वो निष्क्रिय होकर सूचनाएं इकट्ठा करे। तो जैसे लोग वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं और उस एक्सपीरियंस पर वो रिएक्ट करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं और अपनी बात को रखते हैं, नए इंफॉर्मेशन को वो प्रेजेंट करते हैं अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर, तो इसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी जो है एजुकेशन में, वो किसी भी व्यक्ति और लर्नर को ये बोलता है कि वो नॉलेज जो है वो केवल सुनकर ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है कि नॉलेज, वो डायरेक्ट प्रोसेस ऑफ नॉलेज ट्रांसमिशन जो कि टीचर बोल रहा है और वो ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने नई समझ को पैदा करते हैं और नॉलेज को पैदा करते हैं। कैसे? तो अपने अनुभव से, सामाजिक डिस्कोर्स से। सामाजिक डिस्कोर्स का मतलब हुआ कि समाज में एक दूसरे से बात करके या फिर नए इंफॉर्मेशन को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर वो इस तरह का नॉलेज पैदा करते हैं। तो ये इस थ्योरी का जो लिंक है वो जीन पियाजे के साथ है। ये पियाजे से इसका नाम जुड़ा हुआ है। तो पियाजे को फाउंडर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। फाउंडर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ये सिद्धांत लर्निंग में काम आता है। तो ये लर्निंग क्या है, इंडिविजुअली कंस्ट्रक्ट होता है और वाइगोत्स्की का कहना है कि स्टूडेंट सेंटर्ड रोल को उन्होंने बताया। तो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में है कि मान लीजिए कि किसी, एक और इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई टीचर बोलता है बच्चे को क्लास में कि किसी फूल का लेंथ को नापो। अब क्या है कि टीचर एक एग्जाम्पल दे दिया कि किसी फ्लावर का लेंथ नापो। अब इसमें क्या है कि वो इसके लिए स्केल नहीं देगा, रूलर नहीं देगा कि इससे मापो। टीचर स्टूडेंट को कहता है कि अपना मेथड निकालें और उसको वो मेजर करें। किसी फ्लावर के लेंथ को नापने के लिए, मान लो फ्लावर के लेंथ को मापने के लिए टीचर बोल रहा है बच्चों को, और यहाँ पर टीचर इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है कि किस चीज से मापना है, ना कोई स्केल दे रहा, ना कोई रूलर दे रहा है, बल्कि बच्चों को कह रहा है कि अपना तरीके से आप इसका मेजरमेंट करके हमें बताएं। तो ये नॉलेज यहाँ क्या हुआ, नॉलेज कंस्ट्रक्ट हुआ और बच्चे सीखे। क्या सीखे बच्चे? यहाँ सीखे लर्न टू लर्न, सीखने के लिए सीखना। कैसे सीखे? लर्न टू लर्न, मतलब सीखने के लिए सीखा। यहाँ लर्निंग क्या है? एक्टिव है। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग करके सीखना है, खुद से सीखना है, इसलिए लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है। अभी हम जो सिद्धांत देखे थे वो सब आ रहा है। अब लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन अकेले में नहीं सीखना है, क्योंकि और दो उसके साथ भी है। तो लर्निंग क्या है? सोशल प्रोसेस है। अकेले में नहीं सीख रहे हैं ना, बच्चे एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं, तो ये सोशल प्रोसेस हो गया यहाँ कंस्ट्रक्टिविज्म में। और नॉलेज यहाँ पर जो हो रहा है वो पर्सनल आ रहा है। लर्निंग माइंड में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ रहे हैं। और लर्निंग का यहाँ पर की क्या है, मेन पॉइंट ऑफ की ऑफ लर्निंग क्या है? मोटिवेशन। तो इस थ्योरी के आधार इसका भी यूज हो सकता है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में। तो
जिसमें हम स्टूडेंट को भी अपने आप अपना क्वेश्चन पोज करना है और उसका आंसर क्वेश्चन करना है, तो अपने ऑब्जर्व करके या रिसर्च से लाना है। तो दिस इज द लर्निंग थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। अब हम चलते हैं आगे, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग तो ये देखता है कि इसको हम लोग CLT भी कहते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग को CLT कहते हैं। ये क्या है कि ह्यूमन माइंड को, ये थ्योरी बताता है कि ह्यूमन माइंड किस तरह से वर्क करता है जब वो लर्न कर रहा है, जब वो सीख रहा है, तो ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। तो इसमें है कि ब्रेन में कोई भी सूचना कैसे प्रोसेस होती है, कैसे सूचना ब्रेन तक जाती है और लर्निंग कैसे अकर होता है। इंफॉर्मेशन जो ब्रेन में गया उसका प्रोसेसिंग कैसा होता है और उस प्रोसेसिंग से लर्निंग कैसे होता है। तो ये लर्निंग थ्योरी का स्टूडेंट को जैसे कह सकते हैं हम कि नया सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का ढूंढने के लिए कहा गया, तो स्टूडेंट को या फिर ये कहना कि डिस्कशन करो क्या पढ़ाया गया, या फिर नया आइडिया कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग में आता है, जिसमें कॉग्निटिव में बैगोत्स्की, पियाजे का थ्योरी और इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी भी आता है। तो ये थ्योरी जो है फोकस करता है कि आप क्या जानते हैं, ठीक है, और ये देखता है सोचने का तरीका कैसा, आप क्या जानते हैं, आप कैसे सोचते हैं। तो इसमें जो मेंटल प्रोसेस है ये समझने में, जानने में कि कैसे हम सीखते हैं, इसको समझने के लिए मेंटल प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो कॉग्निटिव थ्योरी बोलता है कि लर्नर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, लर्नर को क्या क्या प्रभावित करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एलिमेंट, मतलब आंतरिक और बाहरी तत्व। मान लीजिए आंतरिक तत्व क्या हुआ, उसका अंदर का स्टेट, अंदर की सोच, और एक्सटर्नल जो वातावरण में। तो प्लेटो डिस्कार्टिस प्लेटो एंड डिस्कार्टिस दो फिलोसफर थे जिन्होंने कॉग्निशन पे जोर दिया, और वो उन्होंने कहा कि किस तरह से मनुष्य सोचता है। बहुत से रिसर्चर ने भी इस आइडिया पर ध्यान दिए। तो पियाजे का नाम इस फील्ड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका काम क्या था, उन्होंने इस पर ध्यान दिया कि एनवायरनमेंट पर ध्यान दिया और इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब वातावरण और आंतरिक संरचना जो है मनुष्य के ब्रेन का, वो लर्निंग को किस तरह से प्रभावित करता है, ये पियाजे की सोच है। तो पियाजे ने इस पर ध्यान दिया, इसलिए पियाजे का नाम इस थ्योरी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। कॉग्निटिव थ्योरी का कहना है कि ये बेसिक लेवल पर कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो बताता है कि इंटरनल थॉट जो आंतरिक सोच है और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं किसी भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का। कॉग्निटिव प्रोसेस जो चलता है उसमें इंटरनल जो थॉट है, आंतरिक सोच जो है, और बाहर का जो फोर्स है, जो फैक्टर्स है, वो दोनों अफेक्ट करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट समझता है कि उनकी सोच उनके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, कैसे प्रभावित करती है और वो कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बच्चों को ये समझ में आता है। तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी बताता है स्टूडेंट को ये प्रभावित करता है क्योंकि उनकी जो समझ है अपने थॉट प्रोसेस को है, वो उनकी, ये सिद्धांत बताता है कि उनकी विचार प्रक्रिया की जो थॉट प्रोसेस है ना, उसकी समझ ही उनको सीखने में मदद करती है। तो टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज देता है। इसमें छात्र को समझ में आता है कि वो उनकी जो सोचने की प्रक्रिया है वो उनके सीखने में उन्हें मदद करती है। तो टीचर यहाँ छात्र को क्वेश्चन पूछने का मौका देता है, फेल करने का मौका देता है, और किसी भी चीज को ज्यादा सोचने का, थिंक आउट लाउड का मतलब है कि अधिक सोचने का मौका देता है। तो ये 3 स्ट्रेटेजी है। पहला तो क्वेश्चन पूछो, या तो फेल करो, असफल हो,
बोलने में असफल हो या फिर ज़्यादा सोचो। ये स्ट्रेटजीज जो है वो छात्रों को इस समझने में मदद करता है कि उनका थॉट प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है, उनकी सोच की प्रक्रिया कैसे काम कर रही है। और जब वो उस सोच की प्रक्रिया को समझते हैं तो उसको वो यूज करके अपना लर्निंग को बेटर करने में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कॉग्निटिव लर्निंग क्या हमें हेल्प करता है, इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि आपको एक सूझ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, सूझ प्रदान करता है कि आप किस तरह से अपने काम को और अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोर्स में एनरोल होते हैं ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन का स्किल है उसको आप बेहतर कर सके। आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं लेकिन आप इसको और बेहतर करने के लिए कि हम इसे पावर पॉइंट से प्रेजेंट करें, कोई भी प्रेजेंटेशन कुछ भी, तो उसके लिए आप उसमें एनरोल होते हैं। तो ये जो उदाहरण है ये कॉग्निटिव लर्निंग का उदाहरण है। तो ये क्या है कि लर्नर की समझ को बढ़ाता है। कॉग्निटिव लर्निंग जो है वो लर्नर की समझ को बढ़ाता है, कॉम्प्रीहेंशन को बढ़ाता है, जिसे हम समझ कहते हैं, ताकि कॉम्प्रीहेंशन को बढ़ाता है टू नया इंफॉर्मेशन या नया नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। नए ज्ञान को या नए इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में ये लर्नर को मदद करता है, लर्नर की समझ को बढ़ाता है और वो किस नई लर्निंग मटेरियल को समझने में उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। मतलब कि जब आप जाते हैं कि आज हम इसको और अच्छा से प्रेजेंट करेंगे, पावर पॉइंट में प्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या होता है कि आपकी समझ बढ़ रही है कि इसको हम नए तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। इसे प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करना होता है। तो कॉग्निटिव लर्निंग क्या है? चेंज इन नॉलेज एट्रीब्यूटेबल टू एक्सपीरियंस। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है लर्निंग जो है ना, यहाँ लर्निंग है में परिवर्तन होता है। लर्निंग इन्वॉल्व्स अ चेंज, यहाँ जो अधिगम है उसमें परिवर्तन होता है। और चेंज क्या है? चेंज जो है कहाँ होता है? चेंज, लर्निंग इन्वॉल्व चेंज, यहाँ पर सीखना जो है उसमें एक परिवर्तन है। और चेंज कहाँ है? तो चेंज इज इन द लर्नर्स नॉलेज, लर्नर के नॉलेज में परिवर्तन होता है। क्या हुआ कि अब वो सीधा सीधा लिखता था, अब वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्किल सीख रहा है। अब क्यों? और कॉज क्या है चेंज का? कॉज ऑफ चेंज इज लर्नर्स एक्सपीरियंस। अब कैसे ये लर्नर को एक्सपीरियंस वाला? तो लर्नर क्या हुआ कि इसमें कि वो एक चेंज जान रहा है, वो देखा अपने एनवायरनमेंट में कि लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भी प्रेजेंट करते हैं, तो चेंज कैसे हुआ? उस कॉज ऑफ चेंज में लर्नर का एक्सपीरियंस हुआ कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भी इसे प्रेजेंट कर सकते हैं और वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये हो गया आपका कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग। तो कॉग्निटिव लर्निंग जो है वो हेल्प करता है टू एनहांस एंड स्ट्रेंथन the enhance to enhance and strengthen expertise। तो कॉग्निटिव लर्निंग इस तरह से क्या हुआ, एक एक्टिव स्टाइल है लर्निंग का जो कि हमें मदद करता है जानने में कि हम किस तरह से अपने ब्रेन का पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू लर्न हाउ टू मैक्सिमाइज आवर ब्रेन्स पोटेंशियल। ये हमें मदद करता है जानने में कि हम अपने मस्तिष्क की क्षमता को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं।
तो हमें ये नए इंफॉर्मेशन से कनेक्ट होने में हेल्प करता है। जो हमारा एग्जिस्टिंग आइडिया है उसको नए इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करें, मतलब हमने नोट्स बनाया है, अब हमें ये कनेक्ट कर रहा है कि हम इसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करें। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग आइडिया है कि हम नोट्स कॉपी में बनाए, अब उसको हम स्लाइड में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ब्रेन का एबिलिटी ऑफ ब्रेन्स मेंटल प्रोसेस और टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन इंफॉर्मेशन थ्रू एक्सपीरियंस सेंस इज नोन एज कॉग्निशन। ठीक है, तो कॉग्निटिव लर्निंग में ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें छात्रों को स्ट्रॉन्ग, जिनका कॉग्निटिव स्किल होता है उन्हें और आगे बढ़ने में मदद करता है। जो ऐसे छात्र जो कि क्विकली लर्न करते हैं, जो अपने वातावरण से सीखते हैं, तो इसे हम कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो स्टूडेंट को जैसे हम कह सकते हैं कि अपना अनुभव बताइए, या फिर कोई किसी सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन जब बच्चा ढूंढता है तो वो कॉग्निटिव लर्निंग हो सकता है, नीति हो सकता है, टीचर का स्ट्रैटेजी कि वो स्टूडेंट्स में क्वेश्चन थ्रो करे और उसका सॉल्यूशन मांगे, या कुछ जो पढ़ाई हो रही है क्लास में उसके बारे में डिस्कशन कराएं बच्चों से, या स्टूडेंट को हेल्प करें कि कैसे एक आइडिया दूसरे आइडिया से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो सोचना, मतलब कि कैसे थॉट प्रोसेस लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है, यही कॉग्निटिव थ्योरी होता है। इसमें यूज होता है, एक वर्ड आता है मेटा कॉग्निशन। ये क्या होता है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब हुआ कि ये समझना कि कैसे थॉट प्रोसेस जो है वो लर्निंग को प्रभावित करता है। जैसे हम एक छात्र अगर मान लीजिए कि सीखता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अब वो क्या करेगा? एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया, अब यहाँ पर क्या करना है हमें? नया इंफॉर्मेशन, तो वो अपना ये नॉलेज को हेल्प कर सकता है, यूज कर सकता है जब वो एक बजट बनाता है कि वो बच्चा सीख लिया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अब ये नॉलेज को वो अपने पैसे को बचत करने में यूज कर सकता है ताकि वो कोई नया खिलौना खरीद सके। तो ये कॉग्निटिव लर्निंग को हम लेटेंट लर्निंग या फॉर्मेशन ऑफ इनसाइट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर फोकस कर रहा है कि आप क्या जानते हैं, इस पर फोकस कर रहा है। ये आपके प्रेजेंट नॉलेज को आप कैसे न्यू इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें चेंज, लर्निंग में इन्वॉल्व है चेंज, और चेंज है लर्निंग नॉलेज, चेंज इन लर्नर्स नॉलेज, और कॉज ऑफ चेंज क्या है? लर्नर एक्सपीरियंस से नया ज्ञान सीखता है। तो कॉग्निटिव लर्निंग आपको ज़्यादा सीखने में मदद करता है, साधारण एक्सेप्शनल इंसाइट प्रदान करता है किसी सब्जेक्ट में, और ये हाउ इट रिलेट्स टू योर वर्क नाउ लेटर, जिसका एग्जाम्पल है कि आप पावर पॉइंट कोर्स में आप खुद को एनरोल करके अपना प्रेजेंटेशन को अच्छा करना चाहते हैं। अब आता है बिहेवियरिज्म थ्योरी। ये थ्योरी बताता है कि कैसे छात्र बिहेव करता है। बिहेवियरिज्म थ्योरी ये उस कैसे किसी का व्यवहार होगा, छात्र कैसे व्यवहार करता है, वो उसके एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। तो बिहेवियरल थ्योरी बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर को वो एक्सप्लेन करता है, और ये कि बिहेवियर में कैसे बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है, कैसे बिहेवियर मेंटेन होता है, सारा किस पर आधारित होता है? स्टिमुली और रिस्पॉन्स पर। तो
इस ये थ्योरी जो है बताता है कि बिहेवियर जो है वो किससे प्रभावित होता है, वो बाहरी ताकतों से प्रभावित होता है, इंटरनल फोर्सेस से नहीं, आंतरिक ताकतों से नहीं, बल्कि बाहरी फोर्सेस से बिहेवियर प्रभावित होता है। साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया बिहेवियरिज्म का 19th सेंचुरी में, और ये थ्योरी क्या है साइकोलॉजी का, इसमें बता रहा है कि ये जो है कि व्यवहार अधिगम सिद्धांत, जिसे देखा भी जा सकता है और उसे क्वांटिफाइड किया जा सकता है, उसकी मात्रा निर्धारित की जा सकती है। तो इसमें एक आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिहेवियरिज्म में। तो जब आप किसी भी बिहेवियर, अच्छा व्यवहार को आप सुदृढ़ करना चाहते हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जरूरत होती है। मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा कोई काम कर रहा है, तो उसको आप अगर चाहते हैं कि वो अच्छा व्यवहार करे, तो उसके लिए उसे कुछ इनाम, कुछ प्रशंसा, कुछ इस तरह की चीज जिसे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं, वो देने की जरूरत होती है। तो इससे क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी जो पैवलोव की दी हुई है, उसमें उससे पता चलता है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी पैवलोव का है, जिसने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, और वो हुआ था कि उसका व्यवहार जो था वो इनाम से प्रेरित होता था। तो मतलब क्या था कि इसमें एक थ्योरी है कि जब बेल बजती थी तो डॉग सैलिवेट करता था, और सैलिवेट करने के बाद उसे खाना मिलता था। तो हाँ, इसमें है कि जब इसको हम ये पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से हम जोड़ सकते हैं। तो टीचर क्या करता है, ये कैसे हो सकता है कि क्लासरूम में इसकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट को, ताकि वो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीख सके। किसी कॉन्सेप्ट को, किसी चीज को सिखाने के लिए बच्चों को हम प्रेरित करने के लिए उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देकर, कुछ इनाम, कुछ प्रशंसा देकर उनको वो चीज सीखने के लिए, उसकी जानकारी को याद रखने के लिए हम उन्हें एक सकारात्मक सुदृढ़ीकरण या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ उनके बिहेवियर को या उनके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो ये बिहेवियरिज्म का एक उदाहरण है कि जब टीचर अपने क्लास के बच्चों को या पूरे क्लास को कुछ स्पेशल ट्रीट देता है, या कोई इनाम देता है, कोई पार्टी, कोई चॉकलेट देता है अगर बच्चे पूरे वीक अच्छा व्यवहार करते हैं, तो तो इससे क्या होगा कि बच्चों में अच्छे व्यवहार करने की प्रेरणा बढ़ेगी। और इस नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है कि जब बच्चे को, कुछ बच्चे जो नहीं इस चीज को फॉलो करते हैं, तो उसमें उनको पनिश किया जाता है, तो उसमें कुछ प्रिविलेज या कुछ सुविधाएं जो बच्चों को दी जाती है वो उनसे ले लिया जाता है। तो बिहेवियरल थ्योरी बताता है तो किसी भी व्यवहार को बनाए रखने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और कोई किसी गलत व्यवहार को चेक करने के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग किया जाता है। तो टीचर को ये लर्निंग का ये थ्योरी जानने से वो बच्चों में अच्छी चीज़ों को सिखाने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और गलत व्यवहार को चेक करने के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें कहता है कि बिहेवियरिज्म इस चीज़ पर फोकस डालता है कि जो भी बिहेवियर है वो किस तरह से लर्न होता है, कोई से कोई सीखता है, तो वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करके। तो ये लर्निंग थ्योरी हमें बताता है कि बिहेवियर जो है वो एनवायरनमेंट से सीखा जाता है, और इनेट या इनहेरिटेड फैक्टर का बिहेवियर पर बहुत कम प्रभाव होता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब आता है ह्यूमनिस्ट। तो टीचर बिहेवियरिज्म थ्योरी के आधार पर भी
अपने क्लासरूम के टीचिंग को कनेक्ट कर सकता है, अनुदेशन में इसका प्रयोग हो सकता है। अब आता है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में ये बताता है कि ये बोलता है कि अगर स्टूडेंट अपसेट हैं, उदास हैं, परेशान हैं, व्यथित हैं, तो उनके क्या होगा कि वो बच्चे कम ध्यान देंगे सीखने पर, लर्निंग उनका अफेक्टेड होगा उनके मूड से। तो ये टीचर को एनकरेज करता है कि ऐसा क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि बच्चों को कंफर्टेबल फील हो, बच्चे सहज महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें और वो लर्निंग पर फोकस कर सकें। तो इसलिए ये थ्योरी को भी टीचर को जानना जरूरी है लर्निंग के लिए। ये थ्योरी से भी, तो लर्निंग थ्योरी का हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये टीचिंग को अफेक्ट करता है। तो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के जो प्रोपोनेंट्स थे वो हैं कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। तो प्राइमरी पर्पस क्या है ह्यूमनिज्म का कि ये सेल्फ एक्चुअलाइज्ड ऑटोनॉमस पीपल बनाना है। मतलब क्या है कि आत्म वास्तविक, मतलब क्या है कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग जो हैं, ऑटोनॉमस, जो स्वयं निर्णय ले सके, ऐसे लोग बनाना है। तो ह्यूमनिज्म में क्या है कि लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड होता है यहाँ पर, और पर्सनल, ये व्यक्तिगत होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड और व्यक्तिगत होता है। और एडुकेटर का यहाँ रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर का। यहाँ पर टीचर क्या होता है, वो ऑथोरिटी नहीं होता है, बल्कि फैसिलिटेटर होता है। बच्चे का चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन होता है। तो इस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या होता है कि छात्रों को ये मतलब उनको ये माना जाता है कि छात्र ऐसे एबल होने चाहिए, ऐसे सक्षम होने चाहिए कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, उनकी चॉइस को प्रेफरेंस देना चाहिए। ह्यूमनिस्टिक टीचर बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट विल बी मोटिवेटेड टू लर्न ए सब्जेक्ट इफ इट इज समथिंग दे नीड और वांट टू नो। अगर बच्चा कुछ सीखना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, तो उनको उस विषय को सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गोल ऑफ एजुकेशन क्या है कि स्टूडेंट के डिजायर टू लर्न को बढ़ाया जाए और उन्हें इस तरह से सिखाया जाए कि कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है। तो स्टूडेंट शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। यहाँ पर छात्रों को खुद मोटिवेटेड होना होगा कि वो सीखने के लिए स्वयं तत्पर हैं, पढ़ना चाहते हैं और स्वयं सीखना उनमें इच्छा होनी चाहिए। ह्यूमनिस्टिक एडुकेटर्स का ये भी मानना है कि ग्रेड्स देना ग्रेड देना बेकार है। मतलब रिजल्ट में ग्रेड्स नहीं होना चाहिए, ग्रेड्स इररेलेवेंट है। केवल सेल्फ इवैल्यूएशन कि अगर वो पढ़कर वो खुद से संतुष्ट हैं तो यह काफी है। मतलब छात्रों को व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए ग्रेडिंग में क्या होता है, ग्रेडिंग पर वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जोर नहीं देता था। उनका कहना था कि वो अप्रासंगिक है और केवल यहाँ पर आत्म मूल्यांकन ही जरूरी है। ग्रेडिंग क्या करता है, छात्रों को ग्रेड के लिए पढ़ने के लिए मतलब बाध्य करता है, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ने के लिए नहीं प्रेरित करता है। इसके अलावा ह्यूमनिस्टिक एडुकेटर्स क्या है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट पर वो बिलीव नहीं करते थे, जिसमें कि MCQ होता है, क्योंकि ये टेस्ट स्टूडेंट की एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी को टेस्ट करता है, मेमोराइज करने की एबिलिटी, ये रटने की प्रवृत्ति को करता है, ना कि एजुकेशनल फीडबैक देता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया और स्टूडेंट ने क्या समझा। तो ये क्या है कि शिक्षक और छात्र के पर्याप्त शैक्षिक प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करते हैं। और ह्यूमनिस्टिक शिक्षकों का क्या मानना है कि सीखने की प्रक्रिया में इमोशंस भी होना चाहिए और नॉलेज भी, भावना, फीलिंग और नॉलेज दोनों होना चाहिए। और दूसरा है कि ये इस पर भी जोर देते हैं कि स्कूल में छात्रों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहाँ वो डरे नहीं, सुरक्षित महसूस करें, उन्हें टीचर का डर ना हो, मार का डर ना हो, बल्कि वो वहाँ सेफ महसूस करेंगे, तब उनका सीखना जो है वो और सार्थक होगा। ह्यूमनिस्टिक एडुकेटर्स का बिलीव है कि फीलिंग और नॉलेज दोनों इम्पॉर्टेंट है लर्निंग प्रोसेस में। उनका कहना है कि ट्रेडिशनल एडुकेटर क्या होते थे कि वो कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन को अलग कर देते थे, उसमें फीलिंग्स को अलग और ज्ञान को अलग। मतलब वो फीलिंग पर ध्यान नहीं देते थे। पहले क्या होता था, बच्चों की स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड वाला सिद्धांत था, जहाँ पर छड़ी से शिक्षा देना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था, मारपीट का ज़्यादा सहारा लिया जाता था।
ह्यूमनिस्टिक बोलते थे, या अप्रोच बोलते हैं कि जो टीचर होंगे वो बच्चों को कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन दोनों को साथ लेकर चलेंगे, भावनाएं और ज्ञान दोनों। ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर का ये भी जोर था कि छात्रों को नॉन थ्रेटनिंग, वहाँ पर डर धमकी वाला कोई वातावरण नहीं होना चाहिए, वो सिक्योर फील करें ताकि वो आसानी से सीख सकें, पढ़ सकें। अगला है कनेक्टिविज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग। कनेक्टिविज्म थ्योरी एकदम नया लर्निंग थ्योरी है जो सीमेंस के द्वारा दिया गया है। उसमें यह सजेस्ट किया गया है कि स्टूडेंट को थॉट, थ्योरी और जनरल इंफॉर्मेशन को एक साथ कंबाइन करना है। थॉट को भी, अपनी सोच को, सिद्धांत को और सामान्य जानकारी को उपयोगी तरीके से जोड़ना है। यह स्वीकार करता है कि टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण दिया, कनेक्टिविज्म में टेक्नोलॉजी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और ये है कि हमारा अपने सीखने के बारे में जो हम चुनाव करते हैं इस पर जोर दिया गया है। तो कनेक्टिविज्म थ्योरी है कि स्टूडेंट अच्छा तभी सीख पाएंगे, तभी पढ़ पाएंगे जब वो तकनीक के माध्यम से सीखेंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखेंगे, सोशल नेटवर्किंग से सीखेंगे। तो और इस नेटवर्क का यूज कर वो अपने लर्निंग के लिए करेंगे। जैसे वो साइंस फोरम एक ज्वाइन कर लें और माइटोसिस को डिस्कस करें, क्वेश्चन को इन द फॉर्म ऑफ लर्न फ्रॉम अदर मेंबर्स। मतलब क्या है, सोशल नेटवर्किंग का मीडिया यहाँ नहीं हुआ, मतलब टेक्नोलॉजी या सोशल नेटवर्किंग, लोगों से जुड़ें और वहाँ पर एक फोरम बनाएं, फोरम बनाकर डिस्कस करें किसी माइटोसिस, मायोसिस कोई भी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें और उस फोरम से वो क्वेश्चन आंसर के जरिए अपना दूसरे मेंबर्स से पूछकर उनकी जानकारी को लेकर अपना नॉलेज को बढ़ाएं। तो ये यहाँ पर कनेक्टिविज्म हुआ कि दूसरे से जुड़कर। तो कनेक्टिविज्म थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है लर्निंग को इस डिजिटल एज में समझने का। उनका कहना है कि यहाँ पर किसी डिजिटल एज में वो बोलते हैं कि नहीं, कनेक्टिविज्म इंटरनेट की भी बात करता है। पहला तो वह किसी फोरम में कनेक्ट होकर और एक मेंबर दूसरे मेंबर से इंटरेक्ट करके क्वेश्चन आंसर करके सीखे। और ये सीखने और समझने के लिए एक डिजिटल युग में कनेक्टिविज्म इस चीज पर जोर देता है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, विकिपीडिया, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, सोशल नेटवर्क, इस सब की मदद से लर्निंग को बढ़ावा देने की बात की गई। तो यहाँ पर टीचर को यूज करना है, कनेक्टिविज्म का भी यूज करना है क्लासरूम टीचिंग में, ताकि सोशल मीडिया के जरिए ताकि बच्चे और ज़्यादा सीख सकें। तो एक क्लास का ट्विटर अकाउंट बन सकता है जिसमें सारे बच्चे शेयर करें इन्फॉर्मेशन। अभी हम लोगों ने टेलीग्राम बनाया है, टेलीग्राम चैनल के जरिए हम एक दूसरे से, ये कनेक्टिविज्म है जो हम कर रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए। इस तरह से हम जो जुड़ रहे हैं छात्रों के साथ और आप यूट्यूब में अपने वीडियोज डाल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक डिस्कशन पे इंगेज होते हैं, होमवर्क टास्क देते हैं, नोट्स देते हैं, बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो ये हेल्प करता है क्लास एंगेजमेंट को और डिस्कशन का लाइंस ओपन करता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। आप लोग व्हाट्सएप के जरिए भी टीचर से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, किस क्वेश्चन का आंसर पूछ लेते हैं। तो ये सारा चीज जो है ये कनेक्टिविज्म का एक तरीका है। तो ये सारे थ्योरी हमने देखे, क्या क्या देखा हमने, बिहेवियरिज्म देखा, ह्यूमनिज्म देखा, कनेक्टिविज्म देखा, कॉग्निटिव थ्योरी देखा। तो ये सारी चीजें हमें क्या की कि टीचर किस तरह से इन थ्योरी की मदद से क्लासरूम के अनुदेशन को उस हिसाब से कनेक्ट कर सकता है, कभी टीचर से, कभी फैसिलिटेटर बनकर, कभी स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन करके, कभी मीडिया की सहायता से। तो इन सभी स्ट्रेटेजी और टेक्निक्स का यूज करके ये सारे कॉन्टेक्स्ट और लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़िया से समझकर सबको इंटीग्रेट करके ये सीखने का सिद्धांत या क्लासरूम टीचिंग और इंस्ट्रक्शन को कनेक्ट करके पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को इफेक्टिव बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट classroom connection between classroom instruction and theories. Thank you.